आज का टॉपिक है हमारा झारखंड की का भूगोल। यहाँ पर याद रखिएगा, झारखंड के भूगोल में हम लोग आज जो सबसे पहला पॉइंट पकड़ रहे हैं वो है हमारा रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा वैसे तो इंपॉर्टेंट ही रहता है, लेकिन फिर हाल आपको इसलिए मैं बतला दूं क्योंकि ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस आने की अच्छी खासी संभावना है। तो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ से शुरुआत होता है आपका, वो है हमारा रिवर सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे रिवर सिस्टम में। थोड़ा सा आपको कहीं कहीं फेंट दिखेगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं बतलाता चलूंगा क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले झारखंड का अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पूरे के पूरे झारखंड के भूखंड में दो प्रकार से नदियां देखने को मिलती। एक है गंगा की ओर या उत्तर की ओर जाने वाली यहाँ पर नदियां, और दूसरा दक्षिण तथा पूरब की ओर की नदियां। तो ये दो मुख्य भागों में हम लोग बांट सकते हैं झारखंड की नदियों को। पहला गंगा की ओर जाने वाली या उत्तर की ओर जाने वाली नदियां, और दूसरा है हमारा दक्षिण या पूरब की नदियां। तो ये दो बड़े हिस्सों में हम लोगों ने यहाँ पर बांट रखा है। अब यहाँ पर बात करेंगे किस प्रकार से ये पूरा का पूरा है। तो गंगा की ओर या उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां अपने ढाल के अनुसार उधर विस्तृत हैं, लेकिन इनमें से अगर बात करेंगे कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, तो सबसे पहला इसमें उत्तरी कोयल हम लोग देख रहे हैं, कन्हर नदी, फल्गु नदी, चानन, लीलाजन, संकरी, मोहना, किउलू इत्यादि है। यहाँ पर याद रखिएगा, जबकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में, तो यहाँ पर शंख है, दक्षिण कोयल है, कारो है, स्वर्ण रेखा है इत्यादि है। जबकि ईस्ट साइड में हमारा डेवलप करने वाली नदियों में दामोदर, बराकर, अजय, मोर, ब्राह्मणी, गुमानी और बांसलोई है। तो यहाँ पर तीन ग्रुप हमारा बेसिकली निकल कर आया। हालांकि हम लोगों ने दो पार्ट में ही डिवाइड किया, लेकिन बेसिकली यहाँ तीन ग्रुप निकल कर आ गया। तो पहला हम लोग सबसे पहला जो देख रहे थे वो क्या था हमारा, गंगा की ओर जाने वाली या उत्तर की ओर जाने वाली नदियां। तो उत्तर की ओर जाने वाली नदियों में सबसे पहला उत्तरी कोयल, कनहर नदी, फल्गु, चाचन, लीलाजन, सकरी, मोहना, कीलू। आमतौर पर हम लोग इन सबका नाम भी बहुत ज्यादा नहीं सुनते हैं झारखंड में, याद रखिएगा। जो जिस नदी के किनारे है उसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होता है आमतौर पर, क्योंकि इन नदियों से जुड़ा हुआ हमारा कोई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस नहीं है या अन्य प्रकार की चीजें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा योगदान इन नदियों का नहीं है, या इन नदियों के सहारे हमारी कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई है, नतीजा इन नदियों का उल्लेख ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में शंख, दक्षिणी कोयल, याद रखिएगा, उत्तरी कोयल उत्तर की ओर चली गई है, दक्षिणी कोयल दक्षिण की ओर है। दक्षिणी कोयल कारो, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। वहीं पर पूरब की ओर जाने वाली नदी में अगर बात करेंगे दामोदर, सॉरी, दामोदर, बराकर, अजय, मोर, ब्राह्मणी, गुमानी और बांसलोई है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। हमारे पूरे के पूरे अगर बात करेंगे इस बार का जो क्वेश्चन बनने वाला है वो मान के चलिएगा यूपीएससी के पैटर्न पर बहुत कुछ होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन अभी तक आते रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन हो सकता है इस बार फैक्चुअल के साथ आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मिले और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिले जो सरप्राइजिंग एलिमेंट के रूप में हो। तो 100 क्वेश्चन में एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होने ही होने हैं। वो हर एक एग्जाम में कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, ये उन्हीं यूनिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने तैयार किया है कि उन यूनिक वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, बेसिकली इसे 5 हम लोग हिस्सों में बांट सकते हैं। इस पूरे के पूरे झारखंड के नदियों के प्रवाह तंत्र को हम लोग 5 हिस्सों में बांट रहे हैं आगे चलकर। पहला है हमारा पूर्वी प्रवाह तंत्र, जो हमारा ईस्टर्न फ्लो सिस्टम है, उसकी बात कर रहे हैं। साथ में एक दूसरा है हमारा दक्षिणी पूर्वी, तो साउदर्न ईस्ट वाला सेक्शन हमारा, और तीसरा है साउदर्न, और चौथा है हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्लो सिस्टम, और साथ में है हमारा नॉर्थ फ्लो सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग
मुख्यतः 5 विभागों में विभक्त कर दिया हम लोगों ने इस पूरे के पूरे हमारे रिवर फ्लो को। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसमें पूर्वी प्रवाह या अपवाह तंत्र की। अब यहाँ पर पूर्वी जो ईस्टर्न रिवर सिस्टम है उसको जरा हम लोग देखेंगे, बड़ा ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन सी नदियां आपकी आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें दामोदर, दामोदर जिसे बंगाल का शोक के रूप में आप लोग जानते हैं, साथ में दामोदर के साथ बराकर, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी और बांसलोई, ये सारी की सारी नदियां हैं। तो याद रखिएगा, दामोदर, बराकर, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी और बांसलोई, ये प्रमुख नदियां हैं हमारी। सबसे पहले इसमें दामोदर नदी को हम लोग लेते हैं। अब दामोदर नदी चूंकि बिहार बंगाल दोनों के लिए काफी महत्व रखती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी का उद्भव पलामू के लातेहार जिला क्षेत्र के उत्तर पूर्वी भाग से होता है। यहां पर याद रखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से टर्न कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन साहित्य में इसे देवनद के नाम से भी संबोधित किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देवनद के नाम से झारखंड की किस नदी को संबोधित किया गया है, तो याद रखिएगा यह दामोदर ही है। लातेहार जिला से निकलकर यह चतरा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद होते हुए यह बंगाल में प्रवेश करती है। यह अंडाल, आसनसोल, रानीगंज जैसे विशाल औद्योगिक केंद्रों को पार कर वर्धमान और बांकुड़ा की सीमा रेखा बन जाती है। तो यहां पर याद रखिएगा वर्धमान और बांकुड़ा के बीच यह नदी बहते हुए दोनों की यह सीमा रेखा को भी डिसाइड करने का काम करती है। दामोदर को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, पहला है ऊपरी दामोदर और दूसरा है निचला दामोदर। यह विभाजन 350 मीटर के समुच्चय रेखा करती है। अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो धनबाद के पूर्व का दामोदर, अगर हमारा धनबाद से ईस्ट साइड में पकड़ेंगे तो यह दामोदर का ऊपरी ही प्रवाह तंत्र है। तो धनबाद से निचला जो है वह दामोदर आपका साउदर्न वाला है। इसकी अनेक सहायक नदियां भी हैं, जैसे बोकारो, कोनार, बराकर, जमुनिया, कतरी इत्यादि। दामोदर नदी अपनी सहायक नदियों के साथ झारखंड में 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यहां पर याद रखिएगा यह बंगाल में प्रवेश करती है तब यह हुगली नदी में मिल जाती है। अब यहां पर यह हुगली के बारे में भी आपको जान लेना है। आप लोगों ने हुगली नदी आपका एक निकला हुआ नदी है, आपका गंगा का ही एक हिस्सा कह सकते हैं इसे। विशेषकर कलकत्ता पोर्ट में पानी की कमी ना हो इसके लिए इस हुगली नदी का प्रवाह तंत्र को मजबूत किया गया है। आप लोगों ने फरक्का बैराज का नाम सुना होगा, जो बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर है। तो ये फरक्का बैराज आपका जो है यह उसी से और ज्यादा पानी इस हुगली नदी में सप्लाई किया जाता है। फरक्का बैराज कहाँ है, अगर आप लोग समझना चाहें तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जब आप वेस्ट बंगाल में आप हावड़ा से मालदा की ओर जाते हैं तो यह मालदा के आपके पास पड़ता है। फरक्का बैराज मालदा से गुजरते हुए इस फरक्का बैराज के ऊपर से ही सारी ट्रेनें गुजरा करती हैं। तो काफी विहंगम दृश्य होता है और विशाल काफी ये देखने में लगता है। फरक्का बैराज अभी हाल के दिनों में क्यों चर्चा में था, क्योंकि याद रखिएगा ये जो बैराज बनाया गया है इस गंगा नदी को रोक कर बनाया गया है और यहीं से एक धारा निकालकर चली जाती है हुगली की ओर। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसमें जो पूरा का पूरा डैम नुमा रचना तैयार की गई है फरक्का में, तो यहाँ पर है क्या, इसमें पानी जमा होने की तो सुविधा दी गई है लेकिन इस पानी के साथ गाद भी आता है। अब यहाँ पर इस गाद से पूरा का पूरा यह बीच में एक बड़ा सा टापू नुमा रचना बन गई है। नतीजा यह है कि इसका जो होल्डिंग वाटर कैपेसिटी है ये काफी कम हो चुकी है। नतीजा यह आपका 2015-16 में का या 17 में काफी बड़े बाढ़ का कारण बन गई थी बिहार में। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस फरक्का बैराज की वजह से बिहार के कई क्षेत्र अब डूब रहे हैं, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है। तो अब एक मत यहाँ पर यह भी है कि इस बैराज को तोड़ दिया जाए। तो अगर नियर फ्यूचर में यह और ज्यादा समस्याएं क्रिएट करती है तो संभवतः इसे तोड़ा भी जा सकता है। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने देखा दामोदर नदी के प्रवाह तंत्र को। दामोदर नदी आगे चलकर हुगली नदी में मिल जाएगी। झारखंड में यह करीब करीब 290 किलोमीटर तक आपका प्रवाह हो रही है। इसकी सहायक नदियां काफी महत्वपूर्ण है, सहायक नदियों के ऊपर भी प्रश्न आ सकता है।
साथ में देवनद वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर याद रखिएगा, इस दामोदर की वजह से हजारों पूरा का पूरा बंगाल उजड़ जाया करता था और यह हर साल बाढ़ लाया करती थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुउद्देशीय परियोजना जिसे एक डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन कहते हैं, उसकी वजह से आज इसको पूरी तरह से रोक लिया गया है। अब डीवीसी का निर्माण कब हुआ था, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। साथ में बताता चलूं, यह झारखंड ही नहीं बल्कि भारत की पहली बहुउद्देशीय आपका नदी जल परियोजना है। इसका निर्माण हुआ था 1948 में। तो 1948 में यह डीवीसी का निर्माण हुआ था। हालांकि डीवीसी का पूरा अगर बात करेंगे, सारे डैम इसके मैक्सिमम झारखंड के इलाके पर है, लेकिन डीवीसी का अगर ऑफिस बात करेंगे तो ये कोलकाता में है। डीवीसी का जो मेन ऑफिस है वो कोलकाता में है और ये भारी संख्या में जॉब भी क्रिएट करता है, लेकिन ये सारा जॉब झारखंड के लोगों को कम, बंगाल के लोगों को ज्यादा मिलता है। झारखंड में एक बीच में यह चुनावी मुद्दा भी बनाने की कोशिश की गई थी 2012-13 में इसको, जब जसवंत सिन्हा जी ने काफी ज्यादा आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन इत्यादि किया था। बाद में हालांकि जब वो सत्ता में वापस उनके पुत्र की वापसी हुई तो उसके बाद ये मुद्दा फिर ठंडे बस्ते में चला गया। और आज का न्यूज ये है कि यशवंत सिन्हा टीएमसी ज्वाइन करने के लिए कोलकाता जा चुके हैं। तो चलिए, ये एक नया डेवलपमेंट था। अब यहां पर आते हैं इस पूरे के पूरे क्षेत्र में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी, लेकिन उससे पहले यहां पर देख लीजिए क्या क्या है। याद रखिएगा, इस नदी घाटी क्षेत्र को भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। अब यहाँ पर इस क्षेत्र में सिंदरी, मूरी, कुल्टी, हीरापुर, झरिया, मैथन, चिरकुंडा, चितरंजन आदि अनेक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए हैं। अगर थोड़ा सा इन सारे औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर अगर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे ले तो निश्चित तौर पर हमारे झारखंड में जॉब की बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पर याद रखिएगा, अनेक जल विद्युत केंद्र तथा ताप विद्युत केंद्र भी इसी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस दामोदर घाटी में अगर सिंदरी, मूरी, कुल्टी, हीरापुर, झरिया, मैथन, चिरकुंडा, चितरंजन इत्यादि ये सारे औद्योगिक क्षेत्र काम कर रहे हैं। अब दामोदर की महत्वपूर्ण सहायक नदी बराकर के बारे में बात करते हैं। बराकर का उद्भव याद रखिएगा उत्तरी हजारीबाग के जिले से यह होता है। हजारीबाग के पठार से यह निकलकर एक प्रकार से सेमी सर्कल बनाता हुआ यह स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है और बंगाल के सीमा क्षेत्र में दामोदर में मिलती है। तो याद रखिएगा, बराकर दामोदर में मिलेगी लेकिन झारखंड में नहीं मिलती है, यह बंगाल में जाकर दामोदर में मिलती है। उसरी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बराकर की सहायक नदी उसरी नदी है। यह भी बरसाती नदी है, लेकिन इसका प्रमुखता मैथन, यहाँ पर याद रखिएगा, मैथन डैम बन जाने से इसकी बाढ़ की जो समस्या थी वो अब खत्म हो चुकी है। साथ में बराकर नामक स्थान के पास यहाँ पर जैन मंदिरों की एक विशेष कह सकते हैं स्थिति है, जहाँ पर जैन मंदिरों के कई अवशेष मिले हैं। मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर काफी प्रसिद्ध और सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर बराकर नामक जगह के आसपास आप देखेंगे काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जैन मंदिरों का एक श्रृंखला मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको इससे पहले भी क्लासेस में बता चुका हूं। तो इस प्रकार से बराकर भी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा बात करते हैं अजय। अजय बराकर के लगभग समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी है। अजय का स्रोत देवघर से उत्तर स्थित बिहार के मुंगेर जिले में है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बिहार के मुंगेर जिले से यह निकलती है और वहां से मुंगेर से गिरिडीह के उत्तरी कगारों से यह होकर मुड़कर देवघर के उत्तर, देवघर में यह उत्तर की ओर से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर यह मुंगेर से गिरिडीह आती है और गिरिडीह से फिर देवघर की ओर यह टर्न करती है। पथरा और जयंती नदियां, ध्यान दीजिएगा, पथरा और जयंती नदियां इसमें पश्चिम से आकर मिलती हैं। अजय नदी सारठ के पास दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और जामताड़ा में फिर प्रवेश करती है। तो अजय नदी सारठ एक जगह है के पास दक्षिण की ओर मुड़ती है और यह जामताड़ा में प्रवेश करती है। जामताड़ा से यह नदी चितरंजन के पास बंगाल में प्रवेश करती है, जहां कुशवेदिया से अफजलपुर
पूर्व तक यह झारखंड की सीमा बनाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कुशबेदिया से लेके अफजलपुर तक यह झारखंड और बंगाल की सीमा का निर्माण करते हुए नजर। वहीं पर आगे चल के देखेंगे हम लोग दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है, मयूराक्षी। मयूराक्षी के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। मयूराक्षी, मोर, मोराखी या मयूराक्षी 3 नामों से संबोधित किया जाता है। अन्य 2 नाम याद रखिएगा, मयूराक्षी का ही अपभ्रंश है। इस नदी का उद्गम देवघर के तिऊर पहाड़ी से हुआ है। यह दुमका के उत्तरी पश्चिमी दिशा से प्रवेश करती है तथा दक्षिणी पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई अमजोरा के पास, महत्वपूर्ण ये जगह है, अमजोरा के पास दुमका छोड़कर बंगाल में प्रवेश करती है। बंगाल में प्रवेश करने से पूर्व इस नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण किया गया है, जिसे मसानजोर नामक स्थान पर बनाया गया है। तो मसानजोर डैम के नाम से यह जाना जाता है। अब ये मसानजोर का इंपॉर्टेंस भी मैं बतलाता चलूं आप लोगों को। बहुत अच्छी जगह है और लगभग लगभग अगर कहेंगे तो मैक्सिमम अगर इसकी बात आएगी तो निर्जन जगह है। अब यहाँ पर यह झारखंड के इतिहास में मसानजोर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या स्थान है, इस चीज को आपको मैं बताता चलूं। जब लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा पटना में, तो यहां पर याद रखिएगा, बिहार में जैसे ही प्रवेश करते हैं, अटल और आडवाणी की उस समय जोड़ी चला करती थी, तो आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी और उस रथ यात्रा को रोकने का काम किया था लालू प्रसाद यादव ने। तो काफी सुर्खियां बटोरी थी आडवाणी को जेल में डालकर। तो यहाँ पर वह जो जेल में उनको रखा गया था वो मसानजोर का गेस्ट हाउस था। तो उनको कोई रिहायशी इलाके में नहीं रखा गया था आडवाणी को, बल्कि मसानजोर के डैम के गेस्ट हाउस में उनको रखा गया था। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये मसानजोर डैम इतना ज्यादा, इस पूरे इलाके में अगर आप लोगों में से कोई गया हो तो पता होगा, ये लगभग लगभग निर्जन इलाका है, जंगलों से भरा हुआ है, लगभग लगभग निर्जन इलाका है। ये बात अलग थी कि आडवाणी के साथ सैकड़ों की संख्या में नहीं, करीब करीब हजारों की संख्या में बाइकर्स उनके पीछे पीछे उनके गाड़ी के इस मसानजोर नामक जगह पर जा पहुंचते हैं। और इसी कारण संभवतः उस समय जो स्थिति थी उसमें यही लग रहा था कि आडवाणी जी भी गए काम से। नतीजा, आडवाणी जी भी बच जाते हैं और पुलिस कस्टडी में सारा कुछ सुरक्षित भी हुआ रहते हैं। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है इस पूरा का पूरा मसानजोर आपका गेस्ट हाउस का। वो काल था जब खुलेआम मायावती को गेस्ट हाउस में मारने का भी काम किया गया था। तो आप समझ सकते हैं उस समय मायावती भी बड़ी मुश्किल से बची थी। तो उस समय पॉलिटिकल जो स्थिति थी वो, आज जो आप पूरा का पूरा बंगाल की स्थिति देख रहे हैं, उसी प्रकार के हमारे झारखंड की स्थिति भी हुआ करती थी 91-92 के आसपास। तो आज बंगाल की आप स्थिति देख रहे हो, पॉलिटिकल हत्याएं जोरों पर है। उसी प्रकार से हमारे झारखंड, बिहार और यूपी में भी इसी प्रकार का था। यहाँ पर सिर्फ अंतर ये आ गया कि हमारे एक चुनाव आयोग के सलाहकार आ गए जिनका नाम था केजी राव। अब ये केजी राव के आने के बाद आपका झारखंड कह सकते हैं कि चुनाव के रूप में, या कह लीजिए बाकी जितने भी कोई भी इलेक्शन हो पंचायत लेवल से, सारा का सारा हिंसा बंद करवाने का श्रेय इन्हीं केजी राव को जाता है। झारखंड में अगर निष्पक्ष रूप से चुनाव होने लगे तो इन्हीं केजी राव के आने से। चलिए खैर चलते हैं आगे। यहाँ पर यह नदी अपने आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मयूराक्षी नदी है, आरंभिक किस नाम से जानी जा रही है, मोतिहारी के नाम से जानी जाती है, जबकि आगे यह भुरभुरी के साथ मिलकर मोर कहलाने लगती है। तो भुरभुरी इसकी सहायक नदी है, भुरभुरी के साथ मिलकर यह मोर कहलाएगी। क्वेश्चन उठ सकता है कि मयूराक्षी नदी का आरंभिक नाम क्या है, तो मोतिहारी, ध्यान देंगे। वहीं पर ब्राह्मणी नदी के बारे में बात करेंगे। यह दुमका जिले के उत्तरी सीमा पर स्थित दुधवा पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से ब्राह्मणी नदी का उद्भव होता है। तो यहां पर याद रखिएगा, सीधा सा दुमका नदी की दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्भव हो रहा है। और यह मोसानिया बंगला होते हुए प्रवाहित होती है। यहां पर याद रखिएगा,
दारिन मौलेश्वर के पास पाकुड़ का यह नदी छोड़ देती है और बंगाल में नलहाटी रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की यह सहायक नदी है ब्राह्मणी। एक अगली मुख्य नदी है गुमानी। साहेबगंज जिले की प्रमुख नदी गुमानी गंगा की सहायक नदी के रूप में है। यह राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होगी। इस नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर से आकर इसमें मिलती है। मेरेल नदी उत्तर की ओर से आकर मिलती है और बुढ़ैत के पास, जहां गुमानी नदी कुछ दूर पूरब चलकर दक्षिण की ओर मुड़ती है। इसी प्रकार से दक्षिण की ओर से भी एक नदी इसमें बुढ़ैत नदी से पहले आकर मिलती है। लगभग 60 किलोमीटर के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होने के बाद यह नदी कुछ दूर तक मैदानी भाग में प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है। गंगा से मिलने के लिए झारखंड की सीमा छोड़कर कुछ दूर यह से बंगाल में प्रवाहित होना पड़ता है, यानी कि यह बंगाल में जाकर ही गुमानी नदी भी गंगा में मर्ज करती है। यहीं पर देखेंगे बांसलोई। यह नदी गोड्डा जिले के बांस पहाड़ से उद्भूत होकर पूरब की दिशा में प्रवाहित होती है, जो आगे चलकर राज्य की पूर्वी सीमा के पास महेशपुर में झारखंड को छोड़ती है और यह आगे मुराराई रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाएगी। याद रखिएगा, ये पूरा रिवर सिस्टम आपको क्लियर तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग इसको बैठ के आराम से समझने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा चीज है, इसको क्वेश्चन वाले राउंड में हम नेक्स्ट ईयर में लाएंगे। हम सिर्फ इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत उलझा हुआ है। यहाँ पर कुछ तो एकदम सीधे सीधे प्रश्न आपको आएंगे और कुछ यहाँ पर घुमा फिरा कर। तो यहाँ पर तो सबसे पहला उद्गम वाले सारे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। किस नदी का कौन सा उद्गम है और यह कहां जाकर मर्ज कर रही है। तो 2 पॉइंट तो एकदम ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम लोगों ने बांसलोई नदी जो गोड्डा जिले के बांस पहाड़ से निकल रही है, साथ में मुराराई रेलवे स्टेशन के पास यह गंगा में मर्ज हो जाएगी। वहीं पर गुमानी नदी याद रखेंगे यह साहेबगंज जिले से निकलती है और यह राजमहल की पहाड़ियों से प्रवाहित होती हुई इसमें दो और नदियां इसमें आकर मिलेंगी और उसके बाद यह गंगा में यह भी मर्ज कर जाती है। तो इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सी नदियां मिल रही है। इसमें से एक मेरेल नदी है, दूसरा बुढ़ैत नदी है। अब ये दूसरा प्रवाह तंत्र, दक्षिण पूर्वी प्रवाह अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद रखिएगा यह आपका स्वर्ण रेखा नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। क्वेश्चन सबसे पहला स्वर्ण रेखा में यह आता है कि कौन सी ऐसी झारखंड से निकलने वाली नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखिएगा, स्वतंत्र रूप से स्वर्ण रेखा किसी भी अन्य नदी में मर्ज नहीं करेगी, यह किसी की सहायक नदी नहीं है। स्वर्ण रेखा एकमात्र सिंगल नदी है जो सीधे तौर पर समुद्र में जाकर स्वतंत्र रूप से गिरती है। तो यहां पर किसी अन्य नदी में इसका मर्जर नहीं होता है। इसकी सहायक नदियों में राढ़ू, कांची, खरकई है। अन्य सहायक नदियां करकरी, संजय, कसाई भी हैं। स्वर्णरेखा स्वयं हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है, अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है। जबकि राढ़ू नदी में जोनहा, गौतम धारा तथा कांची नदी में दसम जलप्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात से प्रश्न आए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जेपीएससी में इस चीज को याद रखिएगा, ये सभी प्रपात एक ही भ्रंश रेखा पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये तीनों के तीनों जलप्रपात एक ही भ्रंश रेखा पर ये स्थित है। रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर कहता है स्वर्णरेखा नदी के उद्भव के बारे में लिखता है कि यह नगड़ी के ऊंचे भाग से निकलती है। अब यहां पर याद रखिएगा यह पूर्व की स्थिति है, वर्तमान की स्थिति नहीं है, किंतु प्रखंड के मानचित्रों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्भव रातू प्रखंड के टिकरा टोली गांव के दक्षिण पश्चिम भाग से हुआ है। तो इस चीज में आपका याद रखिएगा जो हमारा गजेटियर है वह नगड़ी गांव का इसका उद्गम बताता है, लेकिन यह संभवतः यह जिस समय गजेटियर तैयार किया गया था अंग्रेजों के समय, उस समय नगड़ी गांव ही इसका उद्गम रहा होगा। बाद में यह सोता सूख गया और वर्तमान में इसे ज्यादा पानी निकल मिल रहा है
रातू प्रखंड के टिकराटोली गांव के दक्षिण पश्चिम भाग से। यह स्रोत स्थल से निकलकर यह तुरंत पिस्का गांव की उत्तरी सीमा तथा टिकराटोली की दक्षिणी सीमा बनाती हुई दक्षिण पूर्व की ओर अपनी यात्रा आरंभ करती है। आगे यह कुदलुम, बालालोंग और नचियातू गांवों की दक्षिणी सीमा बनाती हुई रातू को छोड़कर नामकुम प्रखंड को पार कर रांची हजारीबाग की सीमा बनाती है और दक्षिण की ओर मुड़कर सिल्ली सोनाहोतू की सीमा बंगाल से अलग करती हुई पश्चिम सिंहभूम जिले में प्रवेश करती है। अब यहां पर याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी के बारे में अगर यहां पर याद रखिएगा तो यह आपका सीधे तौर पर सिल्ली सोनाहातू के पास ही में यह बंगाल और झारखंड को अलग करते हुए यह सिंहभूम में प्रवेश कर जाती है वापस। स्वर्णरेखा के पीछे इसका तर्क है कि बालू में सोना मिलता है। इसकी दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि किसी की सहायक नदी बने बगैर यह स्वतंत्र रूप से सागर में मिलती है। इसमें सोना मिलने की जो पूरी की पूरी कहानी या कह सकते हैं किदवंती यहाँ पर व्याप्त है पूरा का पूरा, इसके पीछे आज का नहीं बल्कि बड़े लंबे समय से यह है। तो अकबर का भी ध्यान इसी के कारण से यहाँ पर गया था, क्योंकि इन नदियों में सोना मिलने का स्रोत माना जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट भी करते हैं, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी के किनारे कई मुक्ति धाम हैं। यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी के किनारे कई मुक्ति धाम है जिसमें अग्नि संस्कार होता है। अब अग्नि संस्कार होता है तो आपको भी पता है कि मृतकों के मुख में सोना डाला जाता है। तो ये जो सोना डाला जाता है वो निश्चित तौर पर वह उनके अग्नि संस्कार से के बाद वह बहता हुआ आगे के नदियों में जाकर मिलता है। यह भी एक कारण हो सकता है कि लोग इसको कहते हैं कि यहाँ पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। हालांकि ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बड़ी मात्रा में स्वर्ण की प्राप्ति होती है और जबकि कितने यहाँ पर अंतिम सौदा या अंतिम क्रियाक्रम होते होंगे, लेकिन इसमें जो और काफी लंबे समय से ये मिलने का क्रम चलता आ रहा है। अब आते हैं पश्चिम सिंहभूम जिले में घाटशिला के बाद इसकी घाटी काफी चौड़ी तथा निम्न हो जाती है। इसके बाद यह समुद्र तल से मात्र 100 से 75 मीटर ही ऊंची रह जाती है। इसके बाद यह सीधे समुद्र में जाकर मिलेगी। अब आते हैं तीसरा, जिसे कहते हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है यह दक्षिणी अपवाह तंत्र भी हमारे लिए, इस चीज को याद रखिएगा। इसमें आपको दक्षिणी कोयल शंख नदी का अपवाह तंत्र ही प्रमुख है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें हालांकि कई और अन्य भी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर दक्षिणी कोयल और शंख नदी, शंख नदी। अब यहाँ पर शंख नदी के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। शंख नदी यह नेत्रहाट पहाड़ के पश्चिम भाग से उत्पन्न होती है तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी कोयल के ठीक विपरीत दिशा में यह प्रवाहित होती है। यहां पर याद रखिएगा, शंख नदी उत्तरी कोयल नदी के ठीक विपरीत दिशा में यह प्रवाहित हो रही है। यह गुमला जिला के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र पर डुमरिया तथा चैनपुर प्रखंड से आरंभ होकर आगे बढ़ती है। तो यहां पर याद रखिएगा, यह डुमरिया तथा चैनपुर प्रखंड से आगे बढ़ती है। यहाँ इन दो प्रखंड क्षेत्रों में चारों ओर से पहाड़ियों से अपने लिए एक स्रोत तैयार करती है। इसका आरंभिक बेसिन ओवल शेप्ड का है, अंडाकार आकृति का है, जिसमें बरने का मैदान तथा ऊपरी शंख बेसिन भी कहा जाता है। खैर इससे बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता, इसमें पूरा का पूरा सिमडेगा, कुरडेग, ठेठाई टांगर तथा बोलवा प्रखंड के निचले क्षेत्र में संघ घाटी के क्षेत्र है। यह क्षेत्र काफी चौड़ा है। इसकी सहायक नदियों में चिर्रा, लावा, कोक, केदार ये सारे की सारी है। तो यहाँ पर इसकी सहायक नदियों का एक सीरीज हमारा निकल कर आ रहा है। सहायक नदियों में प्रमुख है चिर्रा, लावा, कोक, केदारे। वहीं पर अगर दक्षिणी कोयल की बात करेंगे तो दक्षिणी कोयल का उद्भव अगर बात करेंगे, नगड़ी के दक्षिण भाग से इस नदी का उद्गम हुआ है। लेकिन प्रखंड के मानचित्रों के अनुसार इसका उद्भव बेड़ो प्रखंड के मलार गांव से बताया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये हम लोगों ने देखा स्वर्णरेखा में भी ये डिफरेंसेस है, यहाँ पर भी ये डिफरेंसेस हैं। तो हो सकता है इसके
जो पॉइंट है, जो मेन जहां पानी जा रहा है, हो सकता है ये चेंज कर गया हो या फिर गजटियर की टेक्निकल गड़बड़ हो, या दोनों में से जो भी कारण हो इसका। यह रातू और बेड़ो प्रखंड की सीमा बनाते हुए बेड़ो के बारीडीह, कुंदी, रानी खटंगा गांवों की पूर्वी सीमा बनाते हुए मांडर में प्रवेश करती है। तो खैर इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ दक्षिण कोयल का याद रखना है कि यह नगड़ी के दक्षिण भाग से इसका उद्गम माना जाता है, लेकिन जो मैप है अभी वर्तमान में वह उस बतलाता है कि बेड़ो प्रखंड के मेलार गांव से यह निकल रही है। तो दोनों चीज को देख लेंगे, ऑप्शन में जो आएगा हम लोग ऑप्शन वाइज चलेंगे। अब आते हैं दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल के बारे में रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में स्पष्ट करता है कि नगड़ी के दक्षिणी भाग से इस नदी का उद्गम हुआ है, लेकिन उद्भव इसको बेड़ो प्रखंड के मेलार गांव से ही माना जा रहा है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, टॉपोग्राफिकल मानचित्र से कहीं ज्यादा बड़े स्केल पर मानचित्र झारखंड प्रखंड का मानचित्र होता है। अब टॉपोग्राफिकल 1:50,000 का रेशियो है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, दक्षिणी कोयल की प्रमुख सहायक नदियों में, अगर दक्षिणी कोयल की हम लोग प्रमुख सहायक नदियों में बात करेंगे, उत्तरी कारो तथा दक्षिणी कारो यहाँ पर है। उत्तरी कारो नदी दक्षिणी कोयल की सोनुआ प्रखंड की दक्षिणी सीमा पर मिलती है। तो इस प्रकार से यह पूरा का पूरा दक्षिणी कारो इसमें गोयल केरा में मिलती है। दक्षिणी कारो नदी इससे गोयल केरा में मिलती है और दोनों के मिलने के बाद यह उड़ीसा में प्रवेश करती है। तो दक्षिणी कोयल को भी यहाँ पर याद रखिएगा, दक्षिणी कोयल की सहायक नदियों में उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो। अब आप लोगों ने एक परियोजना सुनी होगी जिसका नाम था कोयल कारो परियोजना। सुना है आप लोगों ने कोयल कारो परियोजना? ये एक 70 के दशक में काफी प्रसिद्ध झारखंड की जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। हालांकि अगर बात करेंगे कोयल कारो परियोजना 1970 में अगर बात करेंगे तो 1970 में इसका पूरा का पूरा लागत था 30 करोड़ रुपए, और इस 30 करोड़ रुपए से बिजली जो निकलने वाली थी वह करीब करीब आपका 1700-1800 मेगावाट की यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली थी। कॉस्ट कितना था? 30 करोड़ रुपया। और यह धीरे धीरे 2000 तक पहुंचते पहुंचते इसका कॉस्ट हो गया 32,000 करोड़ रुपया, और इस 32,000 करोड़ के अगस्त में खर्च हो गए 250 करोड़ रुपए करीब करीब, और इसमें 1 मेगावाट भी बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। अंत में इसे मजबूरन 2000 में इस पूरे की पूरे परियोजना को बंद कर दिया गया, जिस झारखंड की सबसे बड़ी असफल परियोजनाओं में से यह एक रही है, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना। स्थानीय राजनीति की भेंट चढ़ती, यह झारखंड की पहली सबसे बड़ी परियोजना थी जो झारखंड के राजनीति या कह सकते हैं छुटभैया राजनेताओं के राजनीति का शिकार होते हुए यह बर्बाद हो गई पूरी। अब सोचिए 1970 में इसका लागत था 30 करोड़ रुपया, और 30 करोड़ रुपए से अगर आपके यहाँ 1800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो जाता तो आज झारखंड में, आज नहीं बल्कि आज से 40 साल पहले हम लोग सरप्लस बिजली प्रोडक्शन वाले स्टेट बन चुके होते। अब यहां पर क्या था, 1970 में जैसे ही ये कोयल कारो परियोजना के लिए विस्थापित की लिस्ट बनाई गई तो यहां पर विस्थापितों का 1000 के आसपास गांव का पूरा लिस्ट था। अब ये बढ़ते बढ़ते इसकी इस क्षेत्र में जनसंख्या इतनी हो गई कि इस जगह से लोगों को विस्थापित करना इम्पॉसिबल हो गया। नतीजा, झारखंड की राजनीति में यह कहीं ना कहीं खत्म हो गई एक बड़ी परियोजना, जिसे हम लोग कोयल कारो जल विद्युत परियोजना कहते हैं। चौथा, हम लोग उत्तरी पश्चिमी प्रवाह तंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं, यह प्रवाह तंत्र अगर बात करेंगे यह प्रवाह तंत्र का विस्तार पलामू प्रमंडल में देखा जा सकता है। इसमें उत्तरी कोयल
का अफवाह तंत्र शामिल है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में औरंगा तथा अमानत है। आगे यह नदी सोन में मिल जाती है। कनहर नदी भी इसी का अपवाह तंत्र का हिस्सा है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कनहर नदी के बारे में देखते हैं। कनहर नदी याद रखिएगा, यह झारखंड की उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र पर पलामू के दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर सोन में जाकर मिलती है। इस नदी का उद्भव सुरगुजा से होता है। सुरगुजा छत्तीसगढ़ का जगह है ये, किंतु झारखंड में इसका प्रवेश गढ़वा जिले के भंडारिया प्रखंड में होता है। यहाँ से 80 किलोमीटर तक यह राज्य की सीमा बनाती है। इसके आगे रंका प्रखंड की पश्चिमी सीमा बनाते हुए धुरकी प्रखंड में प्रवेश करती है। इसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। कनहर जलाशय योजना गढ़वा के बाराडीह में प्रस्तावित है। याद रखिएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण जलाशय परियोजना है जो गढ़वा के बाराडीह में प्रस्तावित है, जो मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना थी, लेकिन 1982 से आज तक संपन्न नहीं हो सकी। बाद में अभी हाल के दिनों में इसमें कुछ कुछ काम हुआ है। अब यह झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर बांध के जगह जगह पर बराज का निर्माण करना चाहती है, और शायद संभवतः बराज का निर्माण यहाँ पूरा भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर बांध बनाने का परियोजना खत्म कर दिया गया, बराज के ऊपर सहमति बन गई है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह इस प्रकार से, तो यह भी एक महत्वपूर्ण असफल योजनाओं में से एक थी। अलग झारखंड बनने के बाद इसमें कुछ कुछ डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है। चलिए एक बार पूरा का पूरा हम लोग लॉग आउट करते हैं और फिर वापस लॉग इन करते हैं।